ना सुनो पहले, बराबरी चाहिए क्या हो कि लड़का हम लड़की हैं, लड़का से कम हैं, हम बराबर हैं, हम हिस्सेदार भी बराबर हैं और कहीं भी अपने आप को कम दिखना नहीं चाहते हैं। और जब सजा के बारी आता है तो सजा भी बराबर लो। सजा क्यों लोगे कम जी? दिखाओ उस समय कि हम पुरुष से भी ज्यादा ताकतवर हैं, तखनी महिला बन जाओगे। हाँ? हम देखिए जरल बोलो यो और सच बोलो यो, समझे? कहां तक हुआ जी? बोलिए। 38 पेज नंबर के दूसरा पैराग्राफ हो गया। अभी हाल में बेल्लोर में था, ये हुआ ना, तो अंतिम वाला होगा ना। दिख रहे हैं अगर हम हो, कल तो पढ़ाए तो आधा चेहरा दिख रहा था, इतने दिख रहा था, इन्हें देख में किया है। हाँ ठीक है, आवाज आ गई, कोई बात नहीं है। चलिए, हम लोग अभी तक पढ़े जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन, जयप्रकाश जी नहीं बल्कि छात्रों ने एक आंदोलन शुरू किया, छात्र आंदोलन, और वो स्वरूप बड़ा कर दिए किसने? जेपी जी ने, जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण की धरती पर हम लोग रहते भी हैं और ये बहुत गर्व की बात है कि आज हम लोग कौआकोल में है, कौआकोल प्रखंड में है। और कौआकोल प्रखंड अगर बहुत हद तक लोग जानते हैं और कौआकोल में अगर कुछ हद तक विकास हुआ है तो ड्यू टू जेपी जी के चलते हुआ है। क्योंकि आप आश्रम चले जाइए, कितना सुंदर आश्रम है। आप पूरे नवादा में घूम कर आइए, गया में घूम कर आइए, ऐसा आश्रम आपको दिखने को नहीं मिलेगा। इसका महत्व भले लोग नहीं समझ रहे हैं, लेकिन अभी भी आश्रम में बहुत सारा काम होता है। हाइब्रिड अनाज का दाने जो होते हैं या अनाज जो होते हैं उपजाए जाते हैं, या बीज उसको बोलिए, आप उसका फल खाइए। जैसे आम होता है, अभी कौन आम है इसको सबसे बड़ा? मालदा आम जिसको बोलते हैं, तो वहां बिकता है, हर साल लोग जाके गर्मी में खरीदता है। या कोई भी हमारे यहाँ घूमने के लिए पहली बार कोई दमाद अगर आपके घर में आता है तो कुछ हो ना हो एक बार जरूर कि चलिए, तो कुछ नहीं है तो कम से कम ये तो घुमाता है। और जो पहली बार आता है आपके यहाँ तो ये तो जरूर कहता है कि नहीं बहुत अच्छा है। और दूसरा एक कौन है भैया? बोलता पहाड़। यही दो जगह है जहां आप अपने कुटुंब नाते को घुमाते हैं, तीसरा कोई जगह नहीं है ना। तो कम से कम ये अच्छा चीज है। अब देखिए, कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं। हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी का मेल मिलाप हो जाए। तो मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे इंदिरा जी हो और चाहे कोई और हो। और सच्चाई है कि हमको व्यक्ति विशेष से क्या मतलब है, आदमी का विचार से झगड़ा होता है। आदमी तो सब बराबर है, किसी का चार हाथ तो नहीं है, लेकिन आपकी सोच कैसी है ये डिपेंड करती है। झगड़ा सोच के कारण होता है। तो वही जेपी जी बोल रहे हैं, हमको तो उन्हें उनके नीतियों से झगड़ा है, उनके सिद्धांतों से झगड़ा है, उनके कार्यों से झगड़ा है। और जो कार्य गलत होंगे, जो नीतियां गलत होंगी, जो सिद्धांत गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं उसका विरोध करूंगा अपने अकल के मुताबिक। हम लोग इनकी तरह नौजवान थे उस जमाने में, लेकिन यह जुर्रत होती थी कि हम लोग कि बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते हैं बापू की यह बात। और बापू की इतनी महत्ता थी, इतनी महानता थी कि बुरा नहीं मानते। बापू के बारे में बोल रहे कि जब आंदोलन चलता था, और बोले भी असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने भाग भी लिया, तो बापू जी से उठना बैठना मिलना जुलना होता था। तो बापूजी कुछ कहते थे तो देखो, हर आदमी हर समय सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है और जरूरी भी नहीं है। आप जो बोल रहे हैं क्या वो पूरा सही होगा? कभी नहीं सही होगा। और बोले ना, एक किताब आता था आपका इसी इंटर में, और वो किताब बंद कर दिया। अगर अंतिम में समय बचेगा तो हम बिल्कुल ऐसे ही उसको पढ़ाएंगे। 5-7 कहानियां हैं, जैसे वर्णिका हिंदी में कितनी अच्छी अच्छी कहानियां 10वां में, माँ है, आपका ढहते विश्वास है, दही वाली मगम्मा है, नगर है, सब मार्मिक कहानियां हैं। वैसे ही पहले 50 नंबर का अंग्रेजी अलग से लिया जाता था। पहले कैसे होता था एग्जाम, 100 नंबर हिंदी
और 100 नंबर इंग्लिश। बहुत सारे लेते थे 150 नंबर इंग्लिश और 50 नंबर हिंदी। तो 150 नंबर जिसका इंग्लिश होता था तो 100 तो जो अभी पढ़ा रहे हैं वो होता। इसके अलग से वो किताब आता था 50 नंबर का, और उसमें इतना बेहतरीन बेहतरीन चैप्टर है ना, बहुत सुंदर सुंदर चैप्टर है कि पढ़िएगा तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मौका मिलेगा तो पढ़ाएंगे। तो उसमें दिया हुआ था, है ना, कि एक आदमी जा रहा था या कोई एक वस्तु जा रही थी, गाय जा रही थी, बैल जा रहा था, कोई भी जा रहा था, ठीक है। तो उस 5 आदमी बुलाया गया और बोला गया कि बताओ तुमने जो देखा बैल के गले में क्या था। तो किसी ने कहा लाल कलर का पट्टा था, किसी ने कहा हरा कलर का पट्टा था, किसी ने कहा ब्लू कलर का पट्टा था। अपने अपने रंग बताएं। अब बोले कि अच्छा ठीक है, सब लिख लिए। अब ये बताओ कि इसमें कितने लोग श्योर हो कि लाल ही था। लाल वाले तुम बताओ क्या श्योर हो कि लाल था? तो बोला कि कोई आदमी बोला नहीं 50-50, कोई बोला कि नहीं हमको लगा। तब उसको बताया कि आप जो देखते हैं ना पहली बार अचानक, या जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, आपको अपने पहलू से वो अच्छा लगता है, जबकि दूसरे पहलू से उसी चीज को आप देखिएगा तो वो चीज गलत साबित भी हो सकता है ना। ऐसा नहीं है कि जो हम कह दिए वो बिल्कुल क्या है, सही है। इसलिए अपने बात पर हमेशा तटस्थ भी रहने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी मैनेज भी करना है, सीखना है कि ठीक है अगला की बात भी मानकर देखते हैं कि होता क्या है। तो वही बोल रहे थे। और बापूजी कभी बुरा नहीं मानते थे। जो समझदार होते हैं वो ऐसे भी शांत होते हैं। फिर भी बुलाकर मुझे प्रेम से समझाना चाहते थे और मुझे बापूजी समझाते थे। उनकी आलोचना भी मैंने की है। उस जमाने में मैं घोर मार्क्सवादी था, बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना। किंतु बापू के मृत्यु के बाद कई वर्षों के बाद 1954 में कहां आए? सर्वोदय शेखोदेरा आश्रम। अच्छा हो जाए बिहार में हम लोग हैं, दूसरा जगह है। जवाहरलाल जी एक बड़े भाई थे और जवाहरलाल जी को ये बड़े भाई कहते थे। बड़ा स्नेह था उन दोनों में। पता नहीं वो मुझे क्यों मानते थे और मैं भी उनका प्रेम और आदर करता था, लेकिन उनकी कटु आलोचना भी करता था। उनमें भी बड़प्पन था कि अक्सर वो हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर मैंने जब बयान दिया, मैं मानता हूं कि बहुत सख्त भाषा का मैंने प्रयोग किया, उस पर वो बहुत नाराज हुए। लाल बहादुर शास्त्री जी, है ना, जिन्हें कश्मीर के मामले में जो कुछ किया, मैंने उनकी भी आलोचना की, उनको तार भी दिया कि यह काम आपने गलत किया है। इस कश्मीर के सवाल को हल करने में आपको दिक्कत होगी और थोड़े ही दिनों में 18 महीने में वो चल बसे। यह देश का क्या है? लाल बहादुर शास्त्री बहुत माइंड वाले व्यक्ति थे। कश्मीर का हल करने की जिम्मेवारी दी गई थी, लेकिन कश्मीर का हल नहीं निकल पाया। और हल निकल नहीं पाने के कारण कि पॉलिटिकल लोग लोभ में रह जाते हैं या नहीं सुनते हैं, ये भी रीजन हो जाता है। कश्मीर का अगर मसला उस समय हल हो जाता तो आज जितने हमारे देश के नौजवान या सैनिक मारे जाते हैं इतने मारे नहीं जाते। कश्मीर पूरा हमारा होता, किसी ढंग से उसको ले लिया जाता, है ना, तो बात चला गया कहाँ? यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में। और जब मामला कोर्ट में चल जाता है तो आपको पता है कि वो लंबा खींचा जाता है, और जो छिना गया सो छीना गया। उस समय आदमी उसको छोड़ दिया। आधा कश्मीर हमारे पास है और आधा कश्मीर पाकिस्तान के पास है। कश्मीर का 2 हिस्सा, ये मत सोचना कश्मीर सिर्फ हमारे पास है। कश्मीर का एक भाग कहाँ है? पाकिस्तान। उस वाले भाग को बोलते हैं पीओके। आप सुनते होंगे पीओके में फायरिंग, पीओके टीवी पर देता होगा। तो पीओके का मतलब ही होता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है। और बाकी जो हमारा है ये आधा कश्मीर कहाँ है? हमारे पास है। वो इंडियन कश्मीर, जो कश्मीर हम लोग जम्मू कश्मीर बोलते हैं, वो कश्मीर बोलते हैं, है ना। तो अगर मसला हल हो जाता तो आज इतना झंझट नहीं रहता। और सबसे ज्यादा अगर समस्या है तो भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर समस्या है। अब भारत चाइना पर उतना नहीं सुनेंगे, कभी कभी लड़ाई सुनेंगे। भारत बांग्लादेश पर कभी कभी सुनेंगे, उतना ज्यादा नहीं। भारत भूटान के बारे में तो सुनेंगे ही नहीं। बर्मा म्यांमार की उतनी औकात नहीं है, जिरी को तो देश है, उसको तो समझ में आएगा। कखनी आदमी यहाँ निकल के चबा खा जाएगा उसको। इसलिए भूटान कुछ बोलता नहीं है। जरा मना अगर करता है तो खाली पाकिस्तान और थोड़ा बहुत तो चाइना। चाइना डायरेक्ट नहीं आता है ना, इनडायरेक्टली आता है।
क्या हुआ बोलिए। डाक के टाइम है, हैं? 2 दिन का नहीं है, यहाँ नहीं है को डाक कौआ कुल चल गलो गाड़ी में। अब इवन के भोरे तो हम क्या करें, कल आइएगा भोरे ले चल जाइएगा 2 दिन का। और फिर आज का 3 दिन। हाँ तो लेके जाइएगा, कल है 3 दिन है या 2 दिन ना, परसों नहीं कटा था, परसों नहीं कटा था, दोनों एक दिन मिलके कटा। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन का 1 दिन और आज मिला के 2 दिन। सुबह आइएगा ले चल जाइएगा, ठीक है? इन द मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ओके 4 बजे कॉल करेंगे। हाँ ओके ओके थैंक यू। देखिए इंदिरा जी, हाँ दुर्भाग्य, इंदिरा जी से जो मेरे मतभेद है वो जवाहरलाल नेहरू जी के साथ भी थे, उनसे तो और ज्यादा गंभीर और सीरियस वाला था। जवाहरलाल नेहरू जी से परराष्ट्र नीतियों के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में था, हंगरी के मामले में था। मैं कोई गर्व नहीं करता हूं, मैंने उस समय आलोचना की। हंगरी के मामले में जो कुछ कहा जवाहर जी को बाद में मानना पड़ा। तिब्बत के बारे में वो बात नहीं मानी, लेकिन चीन ने जब उनको धोखा दिया तो धोखे के कारण उनके हृदय में ऐसी चोट लगी कि 2 बरस में वो चल गए, संभल नहीं सके। ऐसा घाव लगा जब चीन ने आक्रमण कर दिया। वह कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा। थोड़ी इनकी गलती थी। तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मेरा मतभेद था, अंतर्देशीय प्रश्नों में नहीं था उतना मतभेद। मैंने ये समझाए थे, भारत चीन में 1962 में भी युद्ध हुआ था और चीन ने हमारा कई हजार किलोमीटर का क्षेत्र अभी भी हमारा कब्जा में वो रखे हुए। अरुणाचल प्रदेश के लोग, आप जाइएगा वहां पर, अरुणाचल प्रदेश के लोगों को वहां जब जाते हैं चाइना में तो उनको वीजा और पासपोर्ट नहीं लगता है, जबकि एक देश से दूसरे देश जाने के लिए क्या लगता है, वीजा और पासपोर्ट लगता है। अरुणाचल वाले को नहीं मांगते, बोला अब तुम तो हमारा देश, वो कहता है हमारा भाग है ये, और वो चाहता है कि अरुणाचल वगैरह को वो क्या करे, कब्जा में कर ले। और बल्कि कई जगह कई हजार किलोमीटर तक चाइना घुस चुका है और कब्जा भी कर चुका है। तो वो समझाए थे कि चाइना से बच के रहिए, हिंदी चाइना चीनी भाई भाई के चक्कर में मत रहिए। और जब चाइना आक्रमण किया तो उस समय देश हमारा उतना मजबूत नहीं था, हमारा कई क्षेत्र को कब्जा कर लिया और हमारे क्षेत्र पर वो आज भी कब्जा कैले हैं, अभी भी केस चल रहा है ना। तो ये चाइना है, चाइना हमेशा इंडिया को धोखा देते आया। इंडिया का 1 नंबर अगर कोई दोस्त है, कौन है बताओ, शुरू से रूस है क्या और कोई? हम 10वां में बताए थे, रूस है। भारत को भारत को उस समय भी मदद किया जब बांग्लादेश अलग हो रहा था, उस समय भी बताए थे आपको कहानी कैसे कैसे हुआ था, हम्मन टोटा वाली कहानी बताए थे, याद है? तो उस समय भी रूस मदद किया। हर जगह भारत के लिए रूस खड़ा रहता है, हर जगह शुरू से, चाहे वहां कोई राष्ट्रपति बन जाए, कुछ से मतलब नहीं। वहां जब रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा था अभी हाल फिलहाल, तो आप देखें सिर्फ इंडिया का फ्लैग लगा दिया बस में, सिर्फ इंडिया का स्टिकर लगा दिया बस में, है ना, और भारत माता की जय बोल दिया ना। तो बोला अच्छा यू आर इंडियन, बोला ओके गो। अब तुम कहां से रे? पाकिस्तान से। उसको मार जूता मार रहा है। तो भारत और रूस में शुरू से गाढ़ी दोस्ती है। अमेरिका ने दबाव भी बनाया कि तुम काहे तेल खरीद रहे हो रूस से, रूस पूरा तेल बेचता है, तेल का बहुत बड़ा भंडार है। तो अमेरिका बोला कि भैया तुमको कुछ जो करना है करो, हम रूस से तेल खरीदेंगे। वो भारत भी अपना क्या दिखाता है, उससे दोस्ती दिखाता है। कहानी हिस्ट्री का है, वो कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे। चलिए एक बात ले लीजिए जिसके चलते बहुत ज्यादा करप्शन राजनीति में, वह क्या है? सबसे ज्यादा इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा। करोड़ों रुपए चुनाव पे खर्च करेंगे और कहेंगे गरीबी हटाओ। हम तो पहले ही बोले कि जो व्यक्ति 20 लाख 30 लाख रुपए खर्च करेगा तो पहले तो 20 लाख को लूटने का प्रयास करेगा। वो कहां से करेगा भैया? उसके पास क्या है, कुबेर का खजाना थोड़ी है। कोई भी खर्च कर रहा है, पूंजी लगा रहा है, वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है उसका। उसको पता है कि हम इसमें जाएंगे तो कमाएंगे।
और सोच लीजिए, आपको बताए थे ना भी पैक्स का चुनाव हुआ, एक पैक्स वाला अगर चाहेगा 5 साल में तो 1 करोड़ रुपया कमाएगा। 1 करोड़ रुपया, उससे कम नहीं कमाएगा। इतना कमाई है पैक्स वाले में। तो देखता है आपा धापी ले 500, वो दे रहा है 2000, वो ले रहा है 1000। तो ये सिस्टम है हमारे यहाँ। तो यहाँ तो अच्छा, कमाई का जो भाग होता है वो सिर्फ वही नहीं कमाता है। कमाई होता है 5 करोड़, इसको बचता है 1 करोड़। बीडीओ को गया, सीओ को गया, डीएम को गया, एसपी को गया, सबको गया। एक सिंपल सा उदाहरण समझिएगा, बहुत आप मान लिया जाए, एक थाना मान लिया जाए, यहां पर 50 गो डीलर है, ठीक है। और 50 डीलर पर बांध दिया कि भैया तुम क्या करो, हमको 55 हजार रुपया साल में दो। तो कितना हो गया? 2.5 लाख रुपया। नहीं हो गया सिर्फ डीलर से? या हम एक उदाहरण बता रहे, या अन्य किसी से बांध दिया। अगर 10 लाख रुपया साल में एक थाना से आ रहा है तो उसको तो पता है, ऊपर डीएम जो बैठा हुआ है, जो एसपी बैठा हुआ, डीएसपी बैठा हुआ है, बोला क्या बात है जी इतना आ रहा है, पहुंचा दो यहाँ। तो क्या करेगा? 5 लाख वहां पहुंचा देगा। क्या था भैया? आर्टिकल आया था। कहाँ घर हुआ? पाली। मिल जाएगा घर पे? कब जाना था सर कहीं, इसलिए थोड़ा। कोची नाम से था? रोशन कुमार के नाम से आया हुआ। तो दिखा रहा है उसमें? क्या दिखा रहा है? डेट डिलीवर्ड दिखा रहा है। कल कितने बजे निकलिएगा? कल हम दोपहर में ट्रेन है। हाँ तो सुबह 9 बजे आइएगा, मिल जाएगा, हम लेके चलाएंगे। वहाँ कौवाकुल में होगा डाक, अभी सुबह आएंगे ना। कौवाकुल से तो कल ही देखिए। हाँ ठीक है, हम नहीं रिसीव कर पाए होंगे, कल वाला नहीं हो पाया, नहीं गए थे कल आज कल जाएंगे ना, ले लेंगे। कल सुबह 9 बजे आइएगा, मिल जाएगा, ठीक है। क्या वो सुनिए ना, उस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए बोला आर्टिकल बा। हाँ नंबर पर। अब सोचिएगा कितना आया? 2.5 लाख रुपया या 5 लाख रुपया। कितना से? एक थाना से। अब एक जिला में सोचिए कितना थाना होता है? 10-20 गो नहीं होगा? तो 2-2 लाख रुपया सबको बांध दिया कि तुमको साल में क्या करना है, देना है। तुम कमाए कितना? 5 लाख में, 10 लाख में 5 लाख, और 5-5 लाख सब थाना दिया तो कितना हो गया? 1 करोड़। तुम्हारा जैसा पद वैसा इनकम। तुम थानेदार हो तो कमाए 5 लाख एक जगह से। वो डीएम है तो 20 थाना बांध दिया, कितना पर? 5-5 लाख रुपए। पता है कि 10 लाख ही कमा रहा, 1 करोड़ पहुंचा कहाँ? डीएम के यहाँ। और डीएम के ऊपर मंत्री है और संतरी है, विधायक है, बात समझो, वहां पहुंचेगा 50 लाख। ऐसे होता है कमाई, नीचे से ऊपर तक जाता है, ऐसे कोई नहीं लूटता है। तुम कितनों जाओ ब्लॉक में, कुछ काम कराओ बिना पैसा कर देगा क्या? इंदिरा आवास पास कराओ 20,000 रुपया लेगा। तो क्या अकेले खाता है इंदिरा आवास? और उसको नहीं पता है कि बीडीओ पैसा ले रहा है, पीआरएस पैसा ले रहा है, मुखिया 5,000 ले रहा है, सबको पता है, सब 55,000 रुपया खा रहा है। इसीलिए कोई बोलता भी नहीं है। कोई विरोध भी कीजिएगा तो ऊपर से नीचे तक खैले, कहाँ जाओगे, तुम्हारा कोई सुनबे नहीं करेगा। तो ये सिस्टम है। तो चुनाव में बहुत खर्च होते हैं और लोग कहते हैं गरीबी हटाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे। यह सब रुपया ब्लैक मार्केटिंग रुपये से आप इकट्ठा करेंगे, अनअकाउंटेड मनी, करोड़ों रुपये जिसका कोई हिसाब नहीं और कोई किताब नहीं। और यह बात जान जाइए कि चुनाव में जितने बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं वो भी करोड़ों रुपया डोनेशन देते हैं। इस बार इलेक्ट्रल बॉन्ड का उजागर हुआ था और बीजेपी को कितना पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड से आया था। इलेक्ट्रल बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है कि आप जो है पैसा दे दिए, हम पैसा देना चाहते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से, और कम चल गया किसको? पार्टी को चला गया, और पार्टी पैसा ले लिया, वो खर्च कर रही, वो दिखाया कि हमको इतना क्या आया, चंदा आया। और बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों चंदा देती है? उसको पता है कि जब इसका सरकार आएगा तो हमारा धंधा पानी में डिस्टर्ब। बड़ी बड़ी कंपनियां इसलिए चंदा देती है, और वो खरबों रुपया तो उन लोग कमाता है। क्या बोलते हैं उसको? अरब खरब के बाद क्या आता है? नहीं, अरे कोची एक आई दहाई सैकड़ा हजार उतना तो हम लोग को औकात है नहीं। हम लोग लाख तक सीमित वाले हैं, उससे ज्यादा कहां बढ़िए। करोड़ के तो सपने नहीं देखिए, 10 लाख तक मामला ठीक ठाक है, करोड़ का सपना नहीं देखना है। करोड़, 10 करोड़, अरब खर्रब, तो ये तो 10 जन्म में हम लोग से होने वाला नहीं है। क्या बहुत ज्यादा हो गया। तो पैसा आता है बड़ी बड़ी उद्योगपतियों से इनको।
आज नहीं बरसों से पुकार रहा हूं भाई, इस चुनाव की पद्धति में परिवर्तन होना चाहिए, चुनाव खर्च कम होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि गरीब उम्मीदवार भी खड़ा हो, मजदूर भी खड़ा हो सके, किसान भी खड़ा हो सके, गरीब पार्टी जो गरीब की पार्टी है वो अपने उम्मीदवार को खड़ा कर सके, लेकिन सुनता कहां है कोई। और उसका सबसे बड़ा दोषी हम और आप हैं। हम आप बिना पैसा का वोट देना चाहते ही नहीं है। जैसी चुनाव आएगा, हमारे जो चाचा जी हैं, पिताजी हैं, भाई हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, महिलाएं भी पैसा बांटते हो, पैसा कहाँ दल को नहीं, एकदम लोभ में रहेगी। और बात कहेगी है कुछ कमा के लिए न लिया, ठीक से नहीं बनेल के धस गले तो ऐसे हो गलो, तो धसता हूँ नहीं, पैसा ले वगैरह अच्छा लग रहा है। और बाद में नली खोजो है तो नली बने दे, अब मुंह खुलेगा पैसा ले लोगे तो किसी तरह, उसके नजर में तुम बिकाऊ हो। लेकिन आदमी मानता नहीं है, और झूठो फलना बाबू जिंदाबाद, और शाम में 100 रुपए महुआ पी के टाइट हो जाएगा। पिला देता है 2-4 गो को, काहे ले कि पी के दिन भर क्या करेगा, हल्ला करते रहेगा। अब पिला दिया, जिंदाबाद जिंदाबाद माहौल बनवा रहा है अपना। अच्छा, आदमी सब कहता, सब पिला के 50 गो साथ घूमता है तो कहता नहीं हो एकरे माहौल हो, एकरे दे दे भटवा, पैसों दे दिया, पैसों बिक गया आदमी। यह दिक्कत है। आदमी जो सही है वोट उसको दीजिए। लेकिन ये बात सुनिएगा, अभी 1 घंटा बाद जाइएगा, सब भुला जाइएगा। क्या 1 घंटा में सब कहानी खत्म। जितना दारू बियर का नशा है तुरंत उतर जाता है, क्या हो। लेकिन अगर इसको जीवन में ढाल लीजिएगा तो फायदा में रहिएगा। प्रेस रिपोर्टों से पता चलता है किस आंदोलन के द्वारा दलविहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूं। दलविहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य सिद्धांत है, उस विचार का प्रचार है जो मैं वर्षों से करता आ रहा हूं। ग्राम सभाओं के आधार पर दलविहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो और इसका प्रयत्न भी करता रहा हूं, परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दलविहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया है। फिर भी मेरे पुराने विचारों को लेकर जनता में, विशेषकर बुद्धिजीवियों में काफी भ्रम फैलाया गया है। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना कहूंगा कि दलविहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद और लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर जाएगा और वैसे वैसे राज स्टेट का क्षय होते जाएगा और अंत में स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी और वो समाज अवश्य क्या होगा, लोकतांत्रिक होगा। उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। लोकतंत्र निश्चय ही दलविहीन होगा। स्टेटलेस सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनता जाता है, शायद ही दल युक्त होगा। आश्चर्य है कम्युनिस्ट बंधुओं को इस मूल सिद्धांत का विस्मरण हो गया। मैंने जयप्रकाश जी का कहना है कि हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी जो पार्टी हो, पार्टी नहीं होगी, हम गांव गांव घूमेंगे और गांव गांव घूमने के बाद देखेंगे गांव में बढ़िया आदमी कौन है, गांव की सेवा कौन करना चाहता है, गांव के बारे में सोचता कौन है, पब्लिक के लिए खड़ा कौन रहता है, वैसे को हम बोलेंगे तुम आओ चुनाव लड़ने। और तुम चुनाव लड़ो और पूरी हमारा जो पार्टी है, हमारे जो लोग हैं, जो जयप्रकाश नारायण के विचारों पर चलने वाले हैं, जो लेनिन के विचारों पर चलने वाले हैं, पूरा लोग तुमको क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे और तुमको जिताएंगे। लेकिन जीतने के बाद क्या करना है, लोगों के लिए काम करना है। अगर जरूरत पड़े तो लोगों के लिए थाना, पुलिस, खून भी देने की जरूरत पड़े तो आप दीजिए, तब आप प्रतिनिधित्व कीजिए। जो प्रतिनिधित्व करता है उसको बहुत कलेजा होना चाहिए, बहुत उदार व्यक्ति वाला होना चाहिए। उसको अपने बारे में नहीं सोचना है, पहले सोचना है किसके बारे में, समाज के बारे में। लेकिन यहाँ पहले आदमी जो जीतता है तो किसके बारे में सोचता है, क्योंकि जितना बड़ा पद है उतनी बड़ी जिम्मेवारी आपके पास होती है। और जिम्मेवारियों का निर्वहन अगर आप बढ़िया से करते हैं तो आप सही मामले में एक प्रतिनिधि हैं। और आप खाली नाम के राजा हो जाएं। अब थानेदार को मिला है जिम्मेवारी कि यहां चोरी ना हो, थानेदार रात में सुतल रहे, तो फिर काहे का वो है थानेदार का मतलब है कि जरा सा कुछ हुआ कि एक्टिविटी अपना दिखाना क्या कर दे, शुरू कर दे, तो लोग बड़ाई करता है कि नहीं करता है। एक कौआ कुल में आए थे खान सर करके दरोगा, वो मोटरसाइकिल से निकल जाते थे जहां तहां, जगरा तकरा एकदम पकड़ के ले चलाते थे। बहुत माई डियर आदमी थे और किसी को बूझते नहीं थे। कितना बड़ा नेता रहे कुछ नहीं, उसको हलवा टाइट कर देते थे एकदम, इतना जबरदस्त आदमी था। कोई कोई होता है अपने काम में माहिर व्यक्ति होता है, तो वैसा व्यक्ति होना चाहिए जो समाज के लिए क्या करे, काम करे। और ऐसा ही चाहते थे कौन, जयप्रकाश नारायण।
वो अपनी कमेटी बनाना चाहते थे, अपने लोगों को खड़ा करना चाहते थे ताकि समाज के लिए वो काम करे। दल वल नहीं बनेगा, डायरेक्ट बिना दल विहीन लोकतंत्र उसको बोला गया। जहां तक वर्तमान लोकतंत्र आंदोलन का प्रश्न है, मेरा या अन्य किसी छात्र की, ना विपक्षी राजनीतिक दलों की, ना सर्वोदय सेवकों की यह कल्पना है कि इससे दल विहीन लोकतंत्र पैदा होगा। विधानसभा का विघटन हो जाएगा तो 6 महीने या वर्ष भर में फिर चुनाव होंगे जो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे। विधानसभा के विघटन संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत ही पुनर्निर्वाचन होगा। इसलिए प्रश्न उठता है कि पिछले सप्ताहों में कई बार उठा है, उस हालत में विधानसभा के विघटन से क्या लाभ होगा। मुझे खेद है, इसका उत्तर पिछले दिनों मैंने बार बार दिया है। उसको समझाने की कोशिश थोड़े लोगों ने की है, इसलिए बार बार मुझसे यह सवाल होता है, जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प चूंकि नए ढंग का है, जो घिसे पिटे राजनीतिक चिंतन से भिन्न है, इसलिए वह लोगों को समझ में नहीं आता है। अगर मैं कह दूं कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष से एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो लोग मेरी बात को आसानी से समझ लेंगे। उसके बाद मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी, यह आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्रों और जनता का आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है। लेकिन जब मैं नई बात कहता हूं, उसको समझाने की कोशिश कम होती है और या नहीं होती है। तो मेरा क्या कहना है संक्षेप में यह है कि आज की परिस्थिति में आम जनता को, आम मतदाता को केवल इतना अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना क्या करे, मतदान करे। परंतु मतदान प्रक्रिया ना तो स्वच्छ और स्वतंत्र होती है, ना उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है, और ना ही चुनाव के बाद प्रतिनिधियों पर उनका अंकुश होता है। मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का क्या कर रहा हूं। कहने का मतलब है ये बोले कि देखो हम जो आंदोलन कर रहे हैं, कोई ये मत कह दे कि कल हम पार्टी बनाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर नेता जो आंदोलन करते हैं बाद में एक पार्टी खड़ी करते हैं और फिर वो चुनाव लड़ते हैं। ये बोले चुनाव तो हम अपने लोगों को लड़वाएंगे, लेकिन किस लिए। आज आपको एक अधिकार है कि जाइए और वोट दीजिए, बात आपका। सरकार कैसे चलेगा, कैसे काम होगा, जो आपसे जीत गया मुखिया, सरपंच, वार्ड समिति या विधायक, सांसद, कल आप बोल सकते हैं कि आपकी हिम्मत है? नहीं हिम्मत है। लेकिन ये कहते नहीं, ऐसा चुनाव हो, ऐसा प्रणाली आ जाए कि जीतने के बाद भी जनता उस पर अंकुश लगा सके। जीतने जनता का काम आप क्यों नहीं कीजिएगा भाई? आपको सांसद क्यों बनाया गया है? आपके पास फंड है, आप सरकार से बात कीजिए कि हमारे गली में नली नहीं है, क्या हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ वो व्यवस्था नहीं है, तो वो फंड लाएगा और आपके गली में नली बनाएगा, चाहे लाइट व्यवस्था करेगा या चाहे कुछ भी बनेगा। तो आपको बोल रहा है 20 दिन से आवेदन दे ले, आप सुनिए नहीं रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं। क्षेत्र में घूमने का, समस्या सुनने का, उसमें आप जा नहीं रहे हैं। आजकल तो यही परिस्थिति है। लेकिन ये जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि नहीं, मेरा जो दल हो, मेरा जो लोग होंगे चुनाव लड़ेंगे, वो संघर्ष समितियों के द्वारा चलेंगे, और जब भी आप गलत काम करेंगे तो आपको पद से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ये सिस्टम नहीं रहेगा कि एक बार बन गए तो बन गए, अपना मनमानी कीजिएगा 5 साल। जनता के लिए काम करना है। अगर सेना बने हो तो ठंडा भी बर्दाश्त करो, गर्मी भी बर्दाश्त करो, बर्फ भी बर्दाश्त करो, तभी ना बॉर्डर पे रहोगे। और कहोगे हम सेना बनने के लिए तैयार हैं और नौकरी लेके घर में रहिएगा। यह भी एक नौकरी है ना जी, एक प्रतिनिधित्व करना एक जिम्मेवारी है। लेकिन इसको मान लेता है क्या, बपौती। ये जीत गए तो अब क्या बोलता है, और जीते के बाद पार्टी शुरू। नहीं, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई पटना जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है, सब घूम रहा है, खा पी रहा है। क्या जनता को जो चटाना था वो चटा दिया। अब पता है कि 5 साल हम खखोरेंगे जनता को। देखता है कढ़ाई में जोरन जब लगता है, नहीं लगता है दही वही वाला, तो हम लोग क्या करते हैं, चम्मच से खखोरते हैं। दूधा, अगर दहिया में दूधा लग जाता है, छलिया लग जाता है, बचपन में हम लोग भी किए हैं, छाली उली, तो कटोरा ऐसे ऐसे काच के खा ले, नहीं खाते हैं। वही काम करता है, उसको खखोर पूरा लेता है, एक घुन्नी छोड़ेगा वाला नहीं है। जितना खाना है चुनाव में खा लीजिए उससे, उसके बाद फिर तुम मरो जियो, अगर कोई लेना देना नहीं है। यही चीज आज है। तो कल आप लोग अगर खड़े होइए नेता में, तो कम से कम समाज के लिए कीजिए, और समाज को भी चाहिए कि जो आपके लिए कर रहा है, जरूरत तो उसका साथ दीजिए। दिक्कत यहाँ एक साथ नहीं है, हम आपको साथ देने के लिए पूरा तैयार हैं।
हम आपके लिए जरूरत पे बोलो तो हम खून दे देंगे, किडनी नहीं देंगे लीवर दे देंगे। किडनी यार, किडनी दूगो देवे क्या भगवान क्या। लीवर ऐसा चीज है जो बढ़ते रहता है क्या, तो लीवर जरूरत है तो लीवर इतना आदमी दे देगा। चल भाई लीवर तुम्हारा फिट हो गया, लीवर बढ़ जाएगा। फिर लीवर क्या होता है, जैसे बाल बढ़ता है ना वैसे लीवर बढ़ता है। लीवर में अगर तुम्हारा चाकू मार देगा ना, तुम अगर मार के घुसा देगा तो तुम मरोगे नहीं, है ना। चाकू मर लगने से तुरंत आदमी की मौत नहीं होती है, खाली घुस जाएगा, बस दर्द देगा, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। चाहेगा तो आदमी ठीक कर देगा। हाँ अगर पूरा इच्छेगा करेगा तब मरेगा। अगर घुस गया और छोड़ दो वैसी, कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर एडजस्ट कर लेगा। तो आपके लिए हम सब कुछ करे तैयार है, एनी बड़ी कोई करे तैयार है। और जब मेरा जरूरत आया बोले कि जरा चल खड़ा रहना जरी जी, हाँ मम्मी बुला रहे लो सर, पापा बुला रहे हो सर, या आम आदमी की हम बात कर रहे हैं। आपकी बात यहाँ है तो आपकी बात हम कर रहे हैं। किसी के लिए हम खड़ा किए, कहाँ हमारा टाइम, हमारा दुकान में रहना है, और तोरा जरूरत है तो हम तोरा लिए दिन रात अगोर ले रही हो। आए हमको जरूरत पड़ा तो तुम अगोरोगे नहीं, एक समय 1 घंटा तुम्हारे पास नहीं है। यही ले आदमी किसी के लिए खड़ा नहीं होता है। जरूरत पे आदमी याद कर लेता है, बस अपना काम बनता है। और कहावत है भाड़ में जाए, वही हाल यहाँ है। आप भी खड़ा होना सीखिए अच्छे लोगों के साथ में, तो उसका उत्साह होगा, उसका मनोबल बढ़ेगा कि नहीं हमारे साथ लोग हैं, हम इतना करते हैं तो हमको सपोर्ट मिलता है, प्रेम मिलता है। हम बोले नहीं, हम एक ऐसा विद्यार्थी को, हम नाम नहीं लेंगे उसका, हम पढ़ाएं, समझिए ना, और कम बेसी दिया नहीं दिया, बोला कि सर नहीं है, चलो माफ़ भी कर दिए कुछ महीना, या नहीं दिया कहा भाई बहन तो नहीं दिया, और लेटर संबंधित कुछ मामला था। तो जबकि मेरी कोई गलती नहीं है, तो उसका गार्जियन क्या बोलता है, चिन्ह सर उठा लो तोहरा, ये शब्द का इस्तेमाल करता है। जब हमारे यहाँ पढ़ने आता है उस समय गरीब हो जाता है, जब बच्चे पढ़ के निकल जाते हैं तो फिर वो अपने आप को रईस दिखाता है। तो क्या कहिएगा वैसे, हम बोले ठीक है जो करना है कीजिए, बाकी हम करेंगे, हम डरते किसी से थोड़ी हैं। जब हम गलत नहीं किसी से करेंगे तो हम किसी से डरने वाले भी नहीं हैं। तो ये ऐसा मामला हम देखते हैं लोगों को कि हमको लगता है कि क्यों मदद करें, और वाकई हमने देखा है कई लड़के लड़कियां, हम सबका नहीं बोल रहे, बहुत तो ऐसे हैं, हम अभी भी बड़ाई करते हैं जितांशु का, प्रिंस का, शुभम का, पुराने कई विद्यार्थी, सत्यम है, ऐसे कई लड़के हैं कि आज भी इन लोग को बोल देंगे तो नजर मिला के बात नहीं करता है। शुभम प्रिंस सब नजर मिला के बात, मतलब नीचे ही नजर रहेगा, हाँ सर बोलिए सर, और कुछ भी बोल देंगे तुरंत आ रहे सर, 2 मिनट में हाजिर हो जाएगा अगर यहाँ रहेगा तो। पटना में भी अगर वो लोग है, फोन कर देंगे बाबू मेरा एक काम है, बोल हो जीते सर, दवाई मंगाना है, कभी कुछ सामान मंगाना है, खाली फोन करना। तो हम भी भाई उसका जो खर्च नहीं होने देते हैं, हम बोलते हैं रैपिडो बुक कर लो, फलना जगह जाओ, कितना लगेगा 100 रुपया, फिर आओगे कितना लगेगा 100 रुपया, हम डाल दिए 250 रुपया, 300 रुपया, ऐसे डाल दिए ताकि उसको कष्ट भी ना हो और मेरा काम तो खड़ा रहता है। ये सब तो बड़ाई करते हैं हम सबकी ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जाने के बाद जिसको हमने मदद किया वो आज हमको आंख दिखाता है। बहुत सारे लोग हैं, तो किसको क्या बोलिएगा। तो दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, उसको लेकर चलना है। अगर उतना हम ले लेना तो फिर आदमी रूढ़ हो जाता है। कोई लोग दिल पर ले लेता है इन मामलों को ना, मदद करना ठीक नहीं है। आज मदद लेगा और कल यही हमको कहेगा पढ़वे ला बोले प्रेम सर के, कोई जी पढ़वो लेकिन, है ना, खाली तो नेतागिरी करो, लेकिन बहुत सारी बात कह देगा। जब देखो धन जाता है ना तो धर्म भी जाता है, कहावत है। तो ऐसी बहुत कहानियां हैं, हम किसी का नाम नहीं लेते लेकिन बस सुनते हैं, अपने जीवन में रखते हैं। ये चलो जो करोगे ऊपर वाला देखेगा। कहां तक तो है, ये हो गया ना। आज देश पिछड़ा हुआ है, टाइम होगा तो बताना जी। आज देश पिछड़ा हुआ है, इसलिए बावजूद हमने लोकतंत्र की स्थापना किया है। विकसित देशों में लोकतांत्रिक समाज में जो प्रभावी शक्तियां यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियां होती है, जनमत को जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधियों का निरंतर पड़ता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस पत्र पत्रिकाओं के रोल होते हैं, शिक्षित समुदायों का जो वैचारिक नैतिक असर होता है, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जनता और शासन के बीच संरचना यहाँ नितांत क्या है, अभाव। देखो शब्दों में बहुत क्या बोला है यहाँ, पत्र पत्रिकाओं में। यहाँ वही पत्र लिखेगा जो पत्र बाजार में बिकिएगा। सच लिख दीजिएगा तो कल आपका मर्डर भी हो जाएगा। प्रेस भी स्वतंत्र नहीं है, आपको दबा दिया जाएगा किसी नेता के विरोध कीजिएगा तो।
कि हमारे खिलाफ लिख रहा है, रोको तुमको बर्बाद कर देते हैं, है ना। जो मूल सुविधाएं यहां होना चाहिए गांव में, अच्छा स्कूल होना चाहिए, एक अच्छा अस्पताल होना चाहिए, यहाँ बिजली होना चाहिए, यहाँ खेल का एक पार्क बच्चों का होना चाहिए, इस पर किसी का ध्यान नहीं है कि गांव में एक पार्क भी हो जाए, है। तो भैया कहाँ पुल बना दो खेजा पर, मुखिया जी लगा ले पुल खाली ढाले में, मुखिया जी लगा ले गली ढाले में, काहे रुपया आएगा इसमें। कभी एक काम जिंदगी में इंसान को ऐसा भी कर दीजिए कि आपका नाम चले। आज गांधी जी का नाम हम लोग क्यों ले रहे हैं, कोई मुखिया का नाम इसमें है हो, कोई सरपंच का नाम है हो। ये अलग बात है कि आप स्वार्थ जीवन पसंद करते हैं, मर जाएंगे तो छोड़ो, नहीं गांधी जी रहे चाहे कोई रहे, वो अलग मैटर है। लेकिन आप चाहते हैं, है ना, और पुण्य हमेशा आज मिले चाहे कल मिले, आपको मिलेगा। और पाप जो आप किए हैं उसका भी फल आज मिले चाहे कल आपके बच्चों को मिले, आपके परिवार के सदस्यों को मिले, ये भी मिलता है। पुण्य और पाप आपको भोग के जाना है। बहुत से देखते और चलते फिरते चल जाता है, बहुत से देखते पूरा आजीज होके जाता है, अंत में बहुत सारा दिक्कत समस्या हो जाता है ना। तो कुछ मामलों में इंसान की बीमारी भी हो सकती है, कुछ मामलों में उसका कर्म भी होता है। जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल आपको भोगने को अंत में मिलेगा। यहाँ नहीं मिलेगा तो ऊपर में कुछ होगा, आपको नहीं मिलेगा आपके बाल बच्चे पर प्रभाव पड़ जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इन चीजों का प्रभाव होता है। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल सिर्फ नाम का है। इस पूरी अंतिम संरचना का, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण एक दिन में नहीं हो सकता है, परंतु उसके अभाव में आम जनता या मतदान के सिवा कोई भी पार्ट अदा नहीं कर सकता है। मंत्री तथा विधायक निरंकुश हैं, स्वच्छंद है यानी आजाद हैं, जनता का किसी प्रकार का उन पर अंकुश नहीं है, सिवाय इस भय के अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उनको वोट नहीं दे, परंतु यह भय भी रुपया, जाति, बल आदि के कारण निष्प्रभ हो जाता है। सब जखनी मनवो को तखनी आवो को, एक टाइम आप लोग रखिए, तो अभी कहाँ रख दो? एक टाइम रखिए, भोरे आइएगा कि दोपहरिया आइएगा, हमको बीच में आदमी नहीं चाहिए, बात समझिए। आपका डाक ले जाइए, एक टाइम आइए, अब पढ़वे करिए एकदम नहीं, कोई रहिए। कहां गए हो? परंतु यह भय भी रुपया, जाति, बल और झूठ के कारण खत्म हो जाता है। अगर आप जो है बिके नहीं तो विधायक को भी जवाब दे सकते हैं, सांसद को भी जवाब सकते हैं, खाली आप जनता एक रहिए। तो कई ऐसे गांव हैं जहां सांसद ने काम नहीं किया, उन लोगों ने वोट का बहिष्कार किया। रोड बोला रोड बनाएंगे, जीत गया, रोडों ने बनाया, गांव गया विधायक बोला घूस से तो रहने देंगे। पूरा गांव एकजुट रहिएगा ना तो विधायक की भी औकात नहीं कि आपको एक शब्द बोल दे। तो गांव में क्या होता है, 10 गो विधायक से बिकल है, 10 गो सांसद से बिकल है, अब बोलमी तो तोरे और उल्टा बोलेगा, पैसा खा लेता है, झूठ बोल देता है उससे। ये सब दिक्कत हमारे यहाँ। चूंकि प्रदेश के छात्र, युवक, सर्वसाधारण जनता अब जागृत हो गई है, वो आगे बढ़ रही है, कुछ नया चाहती है, परिवर्तन चाहती है, और इसका लाभ उठाकर मैं चाहूंगा कि आज जो जनता असंगठित है उसमें ऐसी शक्ति आ जाए, वह सही आदमी का चुनाव कर सके और चुनाव के बाद प्रतिनिधियों के आचरण पर वह अंकुश भी रख सके। जब ईमानदार व्यक्ति को चुनिएगा निश्चित तौर पर वो आपको ढंग से बतियाएगा। चोर बेईमान को चुनिएगा तो पक्का है कि वो आपसे कल अपना रंग दिखाएगा। और पैसे वाले को चुनिएगा, जो पैसा पर आप वोट लिए हैं, पैसा से आपको वोट दिया गया है, तो वो तो कहेगा ना कल के डेट में हो फ्री में निन भटवा, पैसा न निन हो, वो आपको बोलेगा। और ईमानदार आदमी को, बिना पैसा वाले को चुन दीजिएगा तो उस पर कल कहिएगा हो तो लिए जीते लिए हमें ये कमो ने कर्मी, तो अंकुश लगा सकते हैं। सही आदमी का चुनाव कीजिए जो सही अच्छा है। राजनीति आज सही लोगों के लिए है भी नहीं, ये बात है, क्योंकि इतना ज्यादा हम बर्बाद हुए हैं। राजनीति उसों का गलती नहीं है, जनता सुधर जाएगा, उसका वो अपने चोर बेईमान क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। हम लोग वोटे नहीं देंगे, पैसों देगा रख लेंगे जाओ, लेकिन देंगे वोट किसको, जो काम करेगा, जो सही आदमी होगा उसको। तो यहाँ क्या है,
सही आदमी बने, हमार कुटुंब नाता है, रिश्तेदार है, डरा धमका के वोट कोई ले लेता है, पैसा पे खरीद लिया और पैसा पे बिक गए, यही दिक्कत होता है। एक तो है विधानसभा का अगला चुनाव हो, हमारे संघर्ष समितियां जो हैं मिलकर तय करे और अपना उम्मीदवार खड़ा करे, या जो उम्मीदवार खड़े किया जाए उनमें किसी को मान्य करें। यदि इन समितियों के बीच में आम राय नहीं होती है तो हम रास्ता बनाएंगे। आपसी फूट बगैर किए समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी, किसी एक उम्मीदवार को मान्यता दे सकेगी। इस प्रकार के चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पाठ होगा, यानी जनता और छात्र संघर्ष समितियों के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। दूसरी बात यह है कि जो भी उम्मीदवार अमुक चुनाव क्षेत्र से जीतेगा उसकी भावी कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी काम रखने का काम संघर्ष समितियां करेगी। अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो संघर्ष समिति उसे इस्तीफा दिलवाने का भी क्या करेगी, काम करेगी। इस प्रकार जनता का अंकुश इन लोगों के ऊपर रहेगा तो ये कभी भी निरंकुश और स्वच्छंद नहीं होंगे। यानी वो चाहते हैं कि हमारे लोगों को जब खड़ा हो, या जो खड़ा हुआ है 20 आदमी, मान लीजिए कौवा को मुखिया में 20 आदमी खड़ा हो गया, तो जयप्रकाश नारायण और उनकी जो टीम चाहती है कि 20 आदमी में कौन सबसे ईमानदार है, पहले इसको ढूंढो। खड़ा कुछ ईमानदार भी होते हैं, चोर बेईमान भी होते हैं, तो देखेंगे फलना बाबू क्या है, ईमानदार है, उसको बुलाओ, बात करो कि तुमको हम लोग भी मदद करेंगे, तुम्हारे लिए हम लोग भी प्रचार करेंगे, घूमेंगे, लेकिन जीतने के बाद तुम जनता के लिए क्या करोगे, काम करोगे। नहीं करोगे तुमको इस्तीफा देना पड़ेगा। ऐसा बातचीत उससे करेंगे। जब वो तैयार हो जाए तो क्या करेंगे, उसी को हम समर्थन करेंगे, अच्छे व्यक्ति को जिताने के लिए। लोगों के पास हम प्रचार करेंगे कि बढ़िया व्यक्ति को जिताइए, और चोर बेईमान को जिताइएगा तो फिर 5 साल आप दौड़ते रहिए। या सिग्नेचर कराना है तो आज यहाँ नहीं है तो आज वहाँ नहीं है ना। इस सिलसिले में एक बात करना आवश्यक है, संघर्ष समितियां छात्रों या जनता की बन गई है या बन रही है, यह काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं है, बल्कि काम तो समाज के लिए हर अन्याय अनीति विरुद्ध के खिलाफ संघर्ष करने का होगा। इस प्रकार समितियों के लिए एक कार्य होगा। गांव के छोटे अफसर कर्मचारी, चाहे वो पुलिस के हो या जो घूसखोरी चलती है, उनके खिलाफ भी क्या करना है, संघर्ष करना। हम सब आप कहीं भी घूस ना दें। यहाँ क्या है, हमारा बेटा का नौकरी लग रहा है, कितना हो, 10 लाख, अच्छा ठीक हो, ले ले 10 लाख। वो अगर मान लीजिए उसका लगे वाला है, बगल गिर वाला का, वो दे रहा 10 लाख तो हम देंगे 12 लाख, नहीं? तो हम लोग तो घूस को अपने बढ़ावा देते हैं, अपना काम आसानी से चाहते हैं। जाति आय आवासीय फ्री में बनता है, लेकिन हमको आज के आज ही चाहिए, तो ये आपकी गलती है ना। तो जो कंप्यूटर पर बैठता है उसको पता है कि हमको 21 दिन में देना है, 7 दिन में देना है, तो आज के आज ही चाहिए, तो लाओ 100 रुपया बना के दे देगा। तो आपको पता है ना 6 महीना इसका वैलिड होता है। हर 6 महीना पे एक जागरूक नागरिक बनकर रहिए और 5 महीना हो अप्लाई कर दीजिए, तो अभी भी आपको जल्दबाजी नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग नए ताक पे कोहड़ा रोपने वाले हैं, तो पैसा तो लगेगा ही। घुसखोरी चलती है और घुसखोरी के खिलाफ भी संघर्ष करना है। जिन बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियां की है, उसके खिलाफ भी ये समितियां विरोध करेगी, उसको दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेगी। और गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, मेरी कल्पना है कि हमारी समितियां उन अन्यायों को भी रोकेगी। इसी प्रकार से जनता की या छात्रों की ये निर्दलीय संघर्ष समितियां अस्थायी रूप से कायम रहेगी, केवल लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य करेगी। यानी जयप्रकाश नारायण के साथ जो छात्र हैं, जो लोग हैं, इनका कहना है कि सिर्फ इंदिरा गांधी की सरकार को हम नहीं हटाएंगे, बल्कि इस पूरे बिहार, पूरे राज्य का इसको हम नया निर्माण भी करेंगे। ऐसा व्यक्ति को चुनने के लिए लोगों को कहेंगे कि सही व्यक्ति चुनाए और राज्य के लिए क्या हो जाए, विकास हो जाए। आप देख लीजिए, कोई कोई गांव जाइए, कोई कोई स्कूल जाइए, हम देखे हैं कई स्कूलों में, खाना भी खाएं कुछ स्कूलों में, कहीं कहीं स्कूल में खाना बहुत बेहतरीन बनाता है बच्चों के लिए। हम देखे हैं ऐसे स्कूल भी जहां खाना बढ़िया बनता है और वहां के शिक्षक उसी स्कूल का खाना खाते हैं। और कई जगह की है, डालने हर दिया, हरियर हो गलो, लाल हो गलो ने डबका दे, सीज गलो जो। अरे भैया काहे, तो समय ज्यादा लगेगा तो ईंधन ज्यादा जलेगा, मसाला ज्यादा लगेगा तो पैसा ज्यादा खर्चा होगा। यहाँ पैसा क्या करना है, बचाना। बच्चों के भोजन में भी लोग कटौती कर लेते हैं। कमाना देखो कितना जरूरी है।
सरकार वेतन दे दे रहा है, लेकिन अरे भैया वहां बच्चा खाना खा रहा है, उसका हिस्सा मत मारिए। वो जो हिस्सा मार ले रहा है, शुक्रवार को अंडा खिलाना है तो कहाँ अंडा आया इस बार, अंडों ने आया न, फल खिला दिया, कुछ दूसरा चीज खिला दिया, और अंडा का पैसा जेब में। तो आपके मुंह में तो है नहीं जबान की आप बोलिएगा तो कुछ आपसे कुछ होगा भी नहीं। वहां सब मैनेज, गांव के 4 आदमी मैनेज रहता है, जो हेडमास्टर रहते हैं वो 4 गांव के आदमी को मैनेज किए हुए रहते हैं। बीच बीच में दाना पानी उनको मिलते रहता है कि कोई विरोध ना करे, और अगर किया भी, अरे कोची बोले तोरा अंडा नहीं मिल रहा, अच्छा चल कोई बात नहीं, तोरा मिल थे अंडा, उसको साइड से दे देगा, 1 ट्रे अंडा घर पहुंचा देगा, मुंह बंद हो गया। अच्छा उसको मिल गया तो मुंह बंद हो गया, उसका, वो विरोध नहीं करेगा। फिर दिक्कत यही है। हम जब पढ़ते थे 10वां में तो एक मैटर हुआ था, तुम्हारे गांव के थे जवाहर सर, जरा सा परम बाग वाले, तो उनकी नतनी भी मेरी यहाँ के पढ़ी है, दोनों नतनी, तो हम उनको भी उसको भी किस्सा सुनाए नतनियों के। तो नानक देखिए 1 लाख का झटका दलियो, कैसे हुआ था, किसी बात को लेकर कुछ अनबन हो गया था, कुछ हम बोले थे और नहीं सुने, बोले अच्छा आने दीजिए समय मेरा भी, हम आपको समझाते हैं। और जब फॉर्म भरने की बारी आया मैट्रिक वाला, तो उस समय सरकारी रेट था 420 रुपया, हमको याद है अच्छे से, 420 के आसपास, अभी शायद 700-800 रुपया हो गया होगा ना। मैट्रिक का कितना लगता है फॉर्म भरने में, कितना 1200? अच्छा जो मेरा 420 था और मांग रहे थे कितना, 500। हम बोले या 400 होगा, हम बोले 100 रुपया पर विद्यार्थी, ज्यादा क्या चीज का ले रहे हैं आप, कौन चीज ले रहे हैं, हम नहीं देंगे। तो बोले कि कहें दमी, कहले देवन करबो, हम लोग ऐसे बोलते हैं सर से। अभी मिलते कि हो प्रेम ठीक है नहीं है, हाँ सर ठीक ही हो, तो मर दे हमारा झटका दे नहीं हो, याद हो अभी हो कहले तो हमारे पतिया मान लो तो झटका नहीं देती हो अभी मिलते हैं, बहुत हंसमुख मिजाज के, लेकिन गोस्वा को बात क्या था तो गोस्वा निकाल लिए। तो हुआ क्या कि बोले कि नहीं, जब हम विरोध कर 3-4 लड़का हम लोग विरोध करने लगे, तो हम लोग को ऑफिस बुलाया गया, बोला ऑफिस आइए। ऑफिस आए, की बोलो तोरा, कल कुछ नहीं, 420 के 420 देवो, सरकारी रेट तो छप जाता है पेपर में, नहीं देंगे। बोले तो काहे पगला नहीं, तो नहीं दे पैसा, तोरा से कोर पेन लेबो, जो तोर फॉर्म भरा जीते। कहला ई ना होगा, ई कैसे होगा, ई हो जाए। देखो हम 10वां में पढ़ते थे फिर भी नहीं, उस समय तो हमारा 420 रुपये बड़ी रकम होता, हम चाहते तो निपट जाते, लेकिन बोला ना आप पंगा लिए तो आपको तो हम सिखाएंगे थोड़ा। और सोच लो कि हमने एक एप्लीकेशन लिखा वीडियो के नाम से, और 10 लड़का हम साइन करवाएं, मोहल्ला की 2-4 लड़कियां थी, अगल बगल और जो थी, खाली साइन कर, तो लड़कियां तो साइन कर में कि नहीं कर में, तो सब अपना बीच में होता है। तो वो सब डाटे साइन की, अब जाके सर को दिखा दिए, कहले क्या कहते हैं, बोलिए आप 420 लीजिएगा या जाएं वीडियो सीओ के पास कि इस स्कूल में ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है। मामला हो गया हाईलाइट, है ना। बुलाया गया, एगो नरेश सर थे कौआ कॉल में, जिनके हम पढ़ते थे, है ना, तो वो उनको बुलाया गया, 2-3 आदमी आया और ग्राउंड में बैठा हुआ सारे लड़कों लड़कियों के बीच में। नरेश सर बोले क्या, हम वहीं पढ़ते थे, बोले तेरा क्या हुआ हो, कहले नहीं सर हम 1 रुपया ज़्यादा दे नहीं सकते हैं, हमको कोना में ले गए। कह रहे क्या दिक्कत है, तुम काहे टेंशन ले रहे हो, तुम्हारा हो जाएगा ना, बोलो। कहले ना ये तो होने नहीं देंगे हम। और लास्ट में ना हाँ करते करते, है ना, जब हम बहुत समझाए बुझाए तो उनको हम 450 तक का ऑफर, कि उससे ज़्यादा अब नहीं लीजिएगा, 180 रुपये कोचिंग लीजिएगा जी, 100 रुपया, 450 तक उनको फाइनल बोले। और 1000 विद्यार्थी था उस समय भी, अगर 50 रुपया कम हुआ तो 50,000 का नहीं हुआ। तो अभियो तक बोलते हैं कि तू आदमी है नहीं हो, तोरा कम कर दिलियो तो नहीं ठीक, लेकिन नहीं तो हमारा पंगा नहीं लिया, हम मौका मिलता तो हम जरूर निकाल लो। लेकिन अब उस समय का था जब हम कोचिंग खोले 2012 में, तो गए हाई स्कूल, कहले कि सर ठीक है ना, बोला हाँ ठीक है। तो नौकरी मेरा हुआ, तो जब नौकरी तुम्हारा होगा ना तो स्कूल में वेरिफिकेशन लेटर जाता है कि ये लड़का यहाँ पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था, जिस कैटेगरी से होगा आपका, तो लिखा के गया। तो सर को पता चल गया कि तो नौकरी वाला लेटर है, लो मिठाई खिलाओ, मिठाई उठाई खिला दिए सर को। उसके बाद कोचिंग खोल दिए, तो गए उनके पास, कहले क्लास हो पढ़ेबो तो बुतरवा जानतो तो नहीं थे हमारा तर, तो तोरा दियो क्लास, फिर विरोध कर में, कहले दब हो कि फिर आप कुछ करियो, बोल नहीं तो चल जो पढ़ा ले। तो हमको जब जाते थे कुछ बिना बोले क्लास हमको मिल जाता था। शुरुआत में 10 दिन 15 दिन क्लास लिए, यहाँ भी क्लास लेते थे जब आते थे, तो
अपना लिए, उसी में जिसको अच्छा लगा अपना धीरे 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 बढ़ते चल गए। तो विरोध आप किए, अगर बिक गए तो फिर फायदा क्या हुआ? यहाँ बिक जाता है, जिसको मिल जाता है एक ट्रेंड है, तो क्या बोले जाएगा? दिक्कत ही है, बिकिए नहीं तब मजा है।